नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत है पुनः। बेहद खास दिन, आपसे फिर मुलाकात हो रही है। आज का बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है सर? बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार ने पॉपुलर पॉलिटिकल फेवरेटिज्म से बचते हुए एक अच्छा रोड मैप दिया है, जिसमें सरकार ने अब आने वाले 5 साल की प्रायोरिटीज को अनाउंस किया है। क्योंकि ये नए सरकार का पहला बजट है और उसमें आने वाले 5 साल की जो 9 प्रायोरिटी सरकार ने अनाउंस किए हैं, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को फोकस करते हुए एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे क्रिएट किया जाएगा और उसको लिंक करते हुए स्किल डेवलपमेंट पे फोकस, उसको लिंक करते हुए एजुकेशन पे फोकस। तीसरा जो सबसे बड़ा फोकस सरकार ने अनाउंस किया वो एग्रीकल्चर पे, जिसमें एग्रीकल्चर का हमारा उत्पाद कैसे बढ़े इसके रिसर्च के लिए 100 नए सेंटर्स खोलना, किसानों को नए लगभग 100 से ज्यादा नए वेराइटी ऑफ फूड मतलब सीड्स देना, उस पर अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने की। उसके साथ साथ किसानों को अन्य प्रकार की सुविधा देने के लिए जो अर्बन सेक्टर है हमारे देश का बहुत बड़ा, 45% से ज्यादा अर्बनाइजेशन हमारे देश का हुआ है। उन अर्बन सेक्टर के लिए कई सारी नई अनाउंसमेंट सरकार ने की, जिसमें चाहे वो अर्बन हार्ट्स डेवलप करना हो, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करना हो, वो भी लगातार सरकार ने सबके सामने रखा। तो मुझे लगता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस लगातार बना हुआ है सरकार का, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या हाईवे डेवलपमेंट हो, रेलवे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने लगातार अपना फोकस जारी रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लिए लगभग 3.5% सरकार ने बढ़ाया है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट, फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन राज्य सरकारों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए सरकार ने प्रपोज किया है। तो मुझे लगता है कुल कुल मिलाकर काफी बैलेंस्ड और एक फॉरवर्ड लुकिंग, आने वाले 5 साल के लिए जो एक रोड मैप बनाना होता है, उसके लिए जो एक नींव रखनी होती है, जिसमें अगले 5 साल के लिए अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है, वो काम फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। क्योंकि ऑलमोस्ट हम वी आर सिटिंग इन दी एट द एंड ऑफ जुलाई, तो हमारे एक क्वार्टर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है इस फाइनेंशियल ईयर का, जो इंटरिम बजट के तहत कवर हुआ था। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए एक काफी बैलेंस और विदाउट गोइंग टू अ पॉपुलर मैकेनिज्म, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है, उसका असर भी बजट में दिखा। खास करके बिहार और आंध्र के लिए विशेष रूप से कुछ जिसको कहते हैं विशेष राज्य का पैकेज की डिमांड सब लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत एक अच्छा बैलेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने किया और उनकी प्रायोरिटीज को भी दर्शाया। बिहार के लिए 5 नए एक्सप्रेसवेज की अनाउंसमेंट की है। तो मुझे लगता है मिला जुला कर एक बहुत बैलेंस ऐसा बजट सरकार ने दिया है। डांगे जी, जो टैक्स स्लैब में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसमें उसको भी बढ़ाया है, 50 से 75 किया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन क्या लगता है कि इससे जो मिडिल क्लास की उम्मीदें थी वो कुछ हद तक फुलफिल हुई हैं? बिल्कुल हुई है, क्योंकि खास करके जो मिडिल क्लास है और जो सैलरीड मिडिल क्लास है उसके लिए, जैसे वित्त मंत्री ने भी बजट में कैलकुलेशन में कहा कि जो इवन 10 लाख के या 7 लाख के ऊपर के स्लैब में है, उसमें उसको भी लगभग 17,500-18 हजार तक सीधा सीधा सेविंग केवल स्लैब चेंज होने के कारण होगा। और जो 5 लाख या 3 लाख के नीचे के रीजन में उसको तो सीधा सीधा 50,000 का सेविंग होगा, जो एडिशनल पैसा हर साल उनके पास उनके अपनी कई प्रकार की जरूरतों के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही साथ खास करके मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन के लिए जो 10 लाख का लोन देने की स्कीम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की है, वो मुझे लगता है मिडिल क्लास के लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि मिडिल क्लास के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए आज भारत में भी बहुत अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा नेटवर्क हो रहा है, वहाँ पढ़ाई करने के लिए ये एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ा कारगर प्रयोग सिद्ध हो सकता है। जी। साथ ही साथ एमएसएमई के लिए भी कई प्रकार की रिजिम, ऑफ कोर्स डिटेल बजट आने के बाद ज्यादा पता चलेंगे, लेकिन जो एमएसएमई के लिए कुछ बातें अनाउंस की, उसमें मुझे जो मुख्य रूप से लगा कि वो एक तो सिडबी का नेटवर्क बढ़ाने की बात उन्होंने की, जिसके कारण एक्सेस टू फाइनेंस काफी अवेलेबल होगा। साथ ही साथ जो एमएसएमई को अगर नई मशीनरी लेना है तो उसके लिए ऑलमोस्ट कोलेटरल फ्री लोन देने की बात सरकार ने की, फाइनेंस मिनिस्टर ने की। तो मुझे लगता है इसका मिला जुला एक इम्पैक्ट
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल, और मिडिल क्लास को टैक्स रिजीम दिया। फिर मिडिल क्लास को वो बिजली का उसका खर्चा बचाने के लिए एक सोलर वाला स्कीम लाया है सरकार बिल्कुल। ने, प्रधानमंत्री सूर्य योजना, जिसके माध्यम से भी बिजली का बिल बच सकता है। और सरकार का जो कार्बन एमिशन कंट्रोल का टारगेट है, जो उसमें टारगेट भी है, उसका बिल्कुल फायदा हो सकता बिल्कुल। है। तो एक मुझे चीज लगता है काफी बैलेंस किया है। जी डांगे जी, एक चीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक तो हाईवेज के लिए तो किया ही गया है, इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से काशी की तर्ज पे खासतौर पे बिहार को फोकस करते हुए बोध गया में विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर। वगैरह दिया, क्या आपको लगता है इससे भी इंप्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी, खासतौर पर उन राज्यों में जहाँ इसकी ज़रूरत है, बिहार और झारखंड जैसी जगहों पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टूरिज्म ये ऐसा सेक्टर है इकोनॉमी का जहां हर 100 रुपए अगर इन्वेस्ट होता है तो उसमें से 80 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट डेवलप होती है। क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो वहाँ अलग अलग प्रकार की आने वाले टूरिस्ट के लिए रहने की जगह, खाने की जगह, टूरिस्ट गाइड्स, उनके मूवमेंट के लिए कन्वेयंस, गाड़ियां, टैक्सी, हर प्रकार की ट्रैवल, तो इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है वहां उसके कारण। तो इसलिए टूरिज्म हमेशा, कई ऐसे दुनिया के छोटे छोटे देश है जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है। तो मुझे बिल्कुल लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके ऐसे स्टेट्स में जहां हमें इस प्रकार की जरूरत बहुत ज्यादा है, जहां हमारे एजुकेटेड यूथ को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट करने की आवश्यकता ज्यादा है। और टूरिज्म का दूसरा फायदा है कि हमारे वहां के युवाओं के लिए लोकली रोजगार निर्माण होता है, उनको उठ के कहीं माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा काम के लिए। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा फोकस है। और जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहा, रोड पे तो सरकार का लगातार फोकस है ही। जैसे मैंने कहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने 3.5% बढ़ाकर लगभग 11.5 लाख करोड़ किया है। जी। साथ ही साथ इरिगेशन पे फोकस किया है, चाहे वो बाढ़ कंट्रोल के लिए नेपाल और उसके बॉर्डर में कुछ नदियों को जोड़ने की बात हो, या कालेश्वरम प्रोजेक्ट को जैसे आंध्र की पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए उसको एडिशनल पैसा देने की बात हो। तो मुझे लगता है मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का फोकस लगातार हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से बना हुआ है, और जिसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इकोनॉमी में, इंस्पाइट ऑफ कोविड और ग्लोबल स्लोडाउन, हम लगातार 6.5-7% से बढ़ रहे हैं। उसका कारण ही मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है। बिल्कुल। वैभव वैभव जी, एक जो हमारे यहाँ कहा जाता है खासतौर पे जो आइडियोलॉजी होती है सरकार की, पर्यटन, खासतौर पे मंदिरों से जुड़ा हुआ पर्यटन, सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ पर्यटन जो है उसको जब डेवलप करती है सरकार, उससे रिलेटेड जब रोजगार पैदा करती है, तो लगता है, बोलता है जो अपनी आइडियोलॉजी पे सरकार आगे बढ़ रही है। क्या आपको लगता है जो ये जो मंदिर के क्षेत्रों का या वैसे पुराने जर्जर मंदिरों की पहचान करना, फिर वहाँ पर टूरिज्म को डेवलप करना, ये अपनी आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम भी है बजट के माध्यम से? बिल्कुल है। और मुझे लगता है भारत की पहचान भी हमारे रिलीजियस टूरिज्म के कारण ही है। दुनिया आज देश में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म है। फिर वो चाहे चारधाम की यात्राएं हो, या जिले जिले में, प्रदेशों में जो बड़े बड़े सेंटर्स है, वहां की यात्राएं हमारे देश का बहुत कन्वेंशनल ट्रेडिशनल टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें निश्चित रूप से राजनीतिक आइडियोलॉजी का प्रदर्शन तो होगा ही होगा, लेकिन उससे आगे बढ़कर इट मेक्स लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस टू प्रमोट दैट रिलीजियस टूरिज्म, जो हमारे पास दिखाने लायक है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसी को तो हमें दुनिया को दिखाना चाहिए। और उसी पर दुनिया भर के और देश भर के टूरिस्ट हमारा देखने के लिए आएंगे। जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता है, वो शायद भारत में देखने को मिलेगा। वही तो हमें दुनिया को दिखाना होगा, चाहे वो योगा हो, चाहे वो हमारे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हो, चाहे हमारे यहाँ की संस्कृति और विरासत की परंपरा हो, हमारे यहाँ की मंदिर के आर्किटेक्चर शैली हो, हमारे यहाँ की यूनिक और बहुत साइंटिफिक थॉट प्रोसेस उन सारी चीजों में है। चाहे वो हमारा मीनाक्षी टेम्पल हो, या चाहे इस प्रकार के कई देश भर में बड़े, अभी जैसे विष्णुपाद मंदिर को लेकर के जो किया गया है, विष्णुपाद मंदिर जो है बिहार के लोग तो जानते हैं, लेकिन उसकी वैश्विक उसकी क्या खासियत है, ये लोगों को भी जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वक्त हो रहा है। जैसे हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर रहा है, तो मुझे लगता है ये जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको दुनिया के सामने दिखाना ही चाहिए। और उसमें हमें अच्छी बात है, सरकार उसमें अनअपोलोजेटिक रहा, और विदाउट बीइंग फियर ऑफ टर्मिंग दैट होल एज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसके बावजूद सरकार ने लगातार उसको प्रमोट किया। ये अच्छी बात है, बधाई के पात्र है
वित्त मंत्री। बिल्कुल। वैभव साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना भी हमारी कुछ मजबूरी है, लेकिन बहुत छोटे से ब्रेक के बाद और इस चर्चा को भी हम कंटिन्यू रखेंगे। बेहद खास बजट है, बजट से बहुत उम्मीदें थी और कितना खरा उतरा है ये उम्मीदों पर बजट नजर बनी रहेगी। तो बजट सामने आया और बहुत सारी उम्मीदें जो थी उस पर वो खरा उतरा या नहीं, अब उसका विश्लेषण शुरू होगा। हमारे साथ वैभव डांगी जी लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, ब्रेक से पहले हम लोग पर्यटन और सनातन की झलक बजट में कैसे दिख रही है, इसके बीच में सामंजस्य कैसे बिठाया गया, इस पर बात कर रहे थे। लेकिन मेरा जो प्रश्न होगा थोड़ा इससे अब अलग होगा, क्योंकि आप लगातार एमएसएमई सेक्टर्स से भी जुड़े रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर आपकी अपनी विशेषता है, विशेषज्ञता अपने लिए रखी है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे आपने भी कहा कि सरकार पहले से ही प्रावधान करती आई है बजट में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बावजूद अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई और सवाल खड़े होते रहे, तो क्या ये बजट उस कंपैटिबिलिटी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें अब तीव्रता आ जाएगी? बिल्कुल। देखिए, मैं पूरी तरह आप जो कह रहे हैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस के बावजूद एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर जनरेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए हमारी जरूरत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इससे भी शायद ज्यादा है। और इसलिए बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस सरकार ने बरकरार रखते हुए, जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और कैसे बढ़ सके, फिर वो चाहे एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात हो, चाहे एमएसएमई को और अधिक स्ट्रेंथन करके उनको प्रमोट करने की बात हो, जिसके कारण बढ़ा सके। साथ ही साथ अगर आप देखा होगा तो लगातार इवन दी टैक्स प्रपोजल्स या कस्टम्स ड्यूटीज की बात करते हुए वित्त मंत्री ने लगातार उन बातों पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है जो इस देश में प्रोडक्शन के लिए या उस देश में उत्पाद करने के लिए जिसको प्रमोट करना है, ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। देखिए, प्राइमरीली इकोनॉमी में ये तीन सेक्टर है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एक सबसे बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो और मैन्युफैक्चरिंग हो, उन तीनों को वित्त मंत्री ने अपने बजट में अलग अलग रूप से प्रमोट करने का और उस पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके उस पर फोकस रखा है। फिर वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसको हमारे देश में उत्पाद करना चाहिए, उसके लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की बात हो, या कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रोडक्ट्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके इसलिए एफडीआई प्रमोट करने की बात हो। एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एडॉप्टेशन एग्रीकल्चर में कैसे हो, रिसर्च और अधिक कारगर कैसे हो, उसमें कुछ स्कीम्स वित्त मंत्री ने लाई। लगभग 100 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स डेवलप की राज्य सरकारों के साथ और ग्राम पंचायत के साथ और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 100 सेंटर्स ऐसे बनाने की बात वित्त मंत्री ने की। साथ ही साथ एमएसएमई के लिए सिडबी का और बाकी बैंकों का नेटवर्क बढ़ा के और अधिक मात्रा में सिंप्लीफाई कैसे किया जा सके, इन सबको जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का लाभ ले सके हमारा देश का युवा, इसलिए उसके स्किल डेवलपमेंट पे भी सरकार ने पूरे इसमें फोकस रखा कि कैसे उसका स्किल अधिक ढंग से इंप्रूव सके, उसकी एजुकेशन उसको अच्छा तरीके से मिल सके ताकि वो एक एम्प्लॉयबल कैंडिडेट बन सके, फ्रॉम अ अनएम्प्लॉयड यूथ टू अ एम्प्लॉयबल यूथ बन सके। इसलिए उसको इस प्रकार की, जैसे चाहे वो आईआईएम्स बढ़ाए हो, एम्स आईआईटीज बढ़ाए हो, ट्रिपल आईटीज बढ़ाए हो, और साथ में हायर एजुकेशन के लिए एडिशनल लोन, बहुत इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात हो, तो मुझे लगता है वो लगातार बन रहा है। दूसरा, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टर ऐसे है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेक्टर ऐसा है जो पूरी अर्थव्यवस्था को चालना देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, या चाहे वो रेलवे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम नहीं करता है, तो वो पूरी अर्थव्यवस्था को चालना देता है। इसलिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये तो काम उनका होता ही है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को चालना देने का काम भी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। अब जैसे हाईवे सेक्टर में 2009 से 14 का जो 5 साल रहा है, उसमें लगभग 27,000 करोड़ वॉज द मैक्सिमम आउटले इन द फाइनल ईयर। इस बार का रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो मैं अभी बजट में पढ़ रहा था, तो लगभग 2,75,000 करोड़ का आउटले रहा है। तो 27,000 करोड़ से 2,75,000 करोड़, तो मुझे लगता है लगभग 950% ग्रोथ इस पूरे इसमें हुई है। तो ये सब देखते हुए निश्चित रूप से सरकार का फोकस है, और ये लगातार करता रहना पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था ये एक दिन करके रुकने वाला काम,
ये हमें रोज करना पड़ेगा, उसमें नए नए बदलाव करते रहने पड़ेंगे। आवश्यकता अनुरूप अलग अलग चैलेंजेस दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने आ रहे, चाहे वो कोविड का चैलेंज हो, चाहे ग्लोबल स्लोडाउन का चैलेंज था, उन चैलेंज में हमें समय समय पर बदलाव भी करने पड़ेंगे और हमारी जरूरत के हिसाब से उसको ढालते हुए कैसे हमारे देश के युवाओं के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, कैसी हमारी अर्थव्यवस्था लगातार 6-7% के ग्रोथ से रेट से बढ़ती रहे और कैसे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन में आर्थिक रूप से बदलाव ला सके, उनको ज्यादा स्ट्रेंथन करे। मुझे लगता है ये ब्रॉड फोकस बहुत जरूरी है और उसका एक सेंस में प्रायोरिटाइजेशन और रोड मैप वित्त मंत्री ने इस बार किया है और उन्हें ये कहा भी कि ये लगातार 5 साल हम जारी रखेंगे उस फोकस को। बिल्कुल, सतत और निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहेगी स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि युवाओं की लगातार बात हो रही है स्टार्टअप, क्योंकि अब हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स रहे जो बीच में बंद करने पड़े, जो क्योंकि उनको वो फायदा नहीं मिल पाया था। एंजल टैक्स इस बार खत्म करने की बात की गई है, कुछ खास बढ़ावा दिया गया है ताकि और ज्यादा स्टार्टअप्स मोटिवेट हो सके। आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी पहल होगी आने वाले समय के लिए? निश्चित अच्छी पहल होगी। देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को हमें समझना होगा। जब इस देश में 10,000 स्टार्टअप चलेंगे, उसमें से शायद 500 या 100 आइडियाज बहुत बड़ी बनेंगी। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमारे देश के युवा अपने आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करें। हो सकता है 100 में से 90 आइडिया फेल हो जाए, हो सकता है 100 में से 90 आइडिया काम ना करे, लेकिन वो लगातार सृजनशीलता से नए नए आइडियाज पे काम करे और ये हमारे युवा इस पर काम करें। इसलिए जरूरी है, जिसको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। एंजल उसको नाम ही इसलिए ऐसा दिया गया है कि भाई उसने अपने मुनाफे के बारे में सोचे बगैर उसने ऐसे नए नए युवाओं के नए नए आइडियाज को थोड़ा बैकअप देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। और ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स जो ऐसे हमारे युवाओं को के नए नए आइडियाज को स्टार्टअप के माध्यम से सपोर्ट दे रहे हैं, उनपे से अगर हम टैक्स कम करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें और अधिक मात्रा में लोग आगे बढ़कर हमारे युवाओं के नए नए आइडियाज को फ्रॉम आइडिया टू प्रोडक्ट और आइडिया टू सर्विस तक उसको ले जाने के लिए ये एंजल इन्वेस्टर बहुत कारगर होते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। अगर उसको कोई सुविधा सरकार देती है तो वो बहुत ही पॉजिटिव और सराहनीय है, जिसके कारण एक देखिए कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट टैक्स रिजीम के माध्यम से सरकार जब देती है तो सरकार उन सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करती है। तो जो एंजल इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को अगर आप पॉजिटिव करते हैं तो और अधिक मात्रा में ऐसे आइडियाज को बढ़ावा देंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव डांगे जी। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आगे बजट कैसा होगा आपने अपनी तरीके से इसे बताया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।